सुनिएगा बच्चों। भाई एरोमेटिक कंपाउंड की स्टार्टिंग में मैं इतनी बात केवल कह रहा हूं कि ऑल दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी टर्म्ड एज एरोमेटिक इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। कहने का अर्थ यह है कि बेटा सिर्फ बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। एरोमेटिक एक्चुअली एक डेफिनेशन है। हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक कहलाने योग्य है जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। अब सर क्या डेफिनेशन? बेटा ये तीन कंडीशंस हैं, आइए देखें क्या है। पहली कंडीशन है बेटा कि कंपाउंड जो है वो प्लेनर, यानी कि उसके सारे के सारे न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस एक प्लेन में आने चाहिए। भारी न्यूक्लियस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा कार्बन के साथ ना, फुल्की के साथ प्याज भी आते हैं, तो हम हाइड्रोजन्स को उतनी औकात नहीं दे रहे, है ना। तो बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो जो भी हमारे कार्बन की सिस्टम होगा वो पूरा एक प्लेन में होना चाहिए, है ना। पहला कंडीशन। कंडीशन दो, दूसरी कंडीशन है कि कंपाउंड मस्ट हैव कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पाई भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं। डीलोकलाइजेशन मतलब बच्चों रेजोनेंस में जो आपने कॉन्जुगेट सिस्टम पढ़े हैं ना, वो कॉन्जुगेशन खत्म नहीं होना चाहिए, चलता रहना चाहिए। कैसे चलेगा देखेंगे। कंप्लीट कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन कैसे होता है हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो पहली दूसरा कंडीशन है वो होना चाहिए। क्या हम देखेंगे, वो होना चाहिए क्या, कंप्लीट कंजुगेशन कैसे होता है देखेंगे। और तीसरी कंडीशन है ये जो पाई और लोन पेयर ये जो डीलोकलाइजेशन करते हैं, इनकी संख्या, इसको बोलते हैं हकल्स रूल। हकल्स रूल कहता है प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है सर? बेटा एन हर इंटीजर हो सकता है इंक्लूडिंग जीरो, 0 1 2 3 4 कुछ भी। मतलब अगर जीरो है मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन हो तो भी चलेगा, वन है मतलब 6 हो तो भी चलेगा, टू है मतलब 2 2 जा 4, 10 है तो भी चलेगा, थ्री है मतलब 4 3 जा 12 + 2 14 है तो भी चलेगा। हेलो सर, ये कहाँ से आया? बेटा ये नेचर में जितने भी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए गए हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक स्टैटिस्टिकल ट्रुथ है। दिस इज नॉट अ जनरेटेड फॉर्मूला, ये कोई डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट है। इसके अन्यथा ऐसा कोई कंपाउंड पृथ्वी में तो नहीं मिला है। अच्छा, तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है बेटा? क्योंकि हम बेंजीन के बारे में जानते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में भले पाई होता है लेकिन वो पाई इंटरनली इतना डीलोकलाइज रहता है कि उसको दुनिया के बाहर रिएक्शन करने का मन ही नहीं करता। जैसे हमने रेजोनेंस एनर्जी के नाम से पढ़ा समझा हुआ है। मतलब सर जिसमें ऐसा एरोमेटिक बिहेवियर आ जाएगा, वो बहुत स्टेबल हो जाएगा, हाँ बेटा वो रिएक्शन नहीं करता। तो एरोमेटिसिटी का पर्यायवाची हमारे मन में होना चाहिए स्टेबिलिटी। हेलो, अथा स्टेबिलिटी। हेलो हेलो, चलो अब मैं हेलो नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑब्वियसली डेड क्लास है, तो मैं अपना काम खत्म करूं। नोट, पहला नोट ये है बच्चों कि कभी भी मैं प्लेनर मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो एक्चुअली VSEPR थ्योरी बताती है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री फॉलो करते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब अगर सब sp2 है तो वो एक प्लेन में आएंगे, किससे? दूसरे के दूसरा, तीसरे के तीसरा, तो लगभग सारे एक प्लेन में आ जाएंगे। तो कोई भी चीज़ प्लेनर है कि नहीं है इसको चेक किया जा सकता है, नोट डाल के बताए हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर जनरली प्लेनर। एक बात। दूसरी बात, जब साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों तभी हमको डीलोकलाइजेशन कंप्लीट होने का संभावना जनरेट होती है। अच्छा, तो साइक्लिक कंपाउंड सर प्लेनर होते हैं? हाँ, आपको यही जानकारी दे रहा हूं मैं, ये भी फैक्चुअल जानकारी है कि साइक्लिक कंपाउंड 7 कार्बन एटम्स तक प्लेनर होते हैं। सर 8वें में क्या हो जाता है? 8वें में बच्चों वो टब शेप का हो जाता है। टब शेप मतलब सर, आइए टब शेप आपको दिखा दूं। 7 तक नेचर में ऑब्जर्व किया गया है कि वो प्लेनर ज्योमेट्री के होते हैं। जो 8 का होता है बच्चों वो एक्चुअली एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, एक प्लेन, मतलब ये 3 प्लेन। टब देख रहे हो ना, देखो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब ने ऐसा टब देखा है। तो एक्चुअली ये एक प्लेन हो गया, है ना, है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक, ये दूसरा प्लेन हो गया और ये तीसरा प्लेन हो गया। तो ये एक्चुअली टब शेप ज्योमेट्री हो जाती है। 7 कार्बन एटम की जो साइक्लिक चेन होती है वो नेचर में पाई गई है कि अगर उसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो वो प्लेनर ज्योमेट्री में आ जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 तक प्लेनर ज्योमेट्री में आ सकते हैं कार्बन की साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये 2 नोट पढ़ने के बाद अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन कौन कौन सेटिस्फाई कर सकता है, उसको चेक करना का तरीका सीखना है हमको। जिसको भी कोई तकलीफ होती है आपको रोकना पड़ेगा मुझे, है ना। अब मैं हेलो 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 एफर्मेशन नहीं मांगूंगा। नेक्स्ट,
ये मेरा एक एग्जाम्पल है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एरोमेटिक है कि नहीं है। आइए इसको चेक करें। सबसे पहले एरोमेटिसिटी की पहली कंडीशन है कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। सर प्लेनर होगा कैसे पता चलेगा? बेटा वैसे ही मैंने बोल दिया 7 या 7 मेंबर्ड रिंग प्लेनर होती है ना। अच्छा, लेकिन उसमें हर मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड या एक प्लेन में आने योग्य होना चाहिए, है ना। तो आइए इसको आपको दिखा दूं। अगर आप देखो बच्चों, तो ये sp2 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 sp2, अब भले ये कार्बन sp2 नहीं है, लेकिन ये सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल एटम भी तो नहीं है, ये तो आयन है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर है, इसलिए माइनस चार्ज है। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा। अरे यार, मैं तो मना किया था, मैं नहीं मांगूंगा। चलो सॉरी, आदत है। चलो अब प्रयास करूंगा कि मैं किसी को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मान लूँ। चलो नालायकों, इसका अर्थ ये है कि जब अभी कहीं बोलूँ तो एफर्मेशन दो, गधे। चलो, तो अब सबसे पहली कंडीशन है कि ये प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अच्छा, दूसरी कंडीशन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। सर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन आपने कहा था, बताओगे? बताओ, देखो बता रहा हूँ बेटा। हम लोग सब जानते हैं पाई सिग्मा माइनस कॉन्जुगेट सिस्टम होता है। हाँ, तो सर ये पाई सिग्मा माइनस है। ओके, अच्छा आगे बढ़ जाओ। माइनस सिग्मा पाई, अरे कंजुगेशन तो आगे बढ़ गया। हाँ, फिर पाई, ये पाई सिग्मा पाई, अरे सर ये तो खत्म ही नहीं होगा। कैसे? पाई सिग्मा माइनस सिग्मा पाई, ये तो कंजुगेशन। भाई यही चीज साइक्लिकली करते ही जाओगे ना, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो गया ना। हेलो, यस सर। मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम छूटना नहीं चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम पूरी साइकिल में दौड़ना चाहिए, तो दौड़ रहा है, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। हाँ, कंडीशन 2 ऑल्सो सेटिस्फाइड। कंडीशन 3, क्या इसमें जो डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो उनका वो हकल्स रूल फॉलो कर रहे हैं? चेक करते हैं। पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देख लें। आइए सर, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, और यहाँ पे 5 6, क्योंकि वो माइनस बना रहे हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल को फॉलो करते हैं। हाँ, हम देख चुके हैं। 2 चलेंगे, 6 चलेंगे, 10 चलेंगे, 14 चलेंगे। हेलो, चलो, तो मतलब यस सर। क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है, बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन टू बी एरोमेटिक। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब ये वाली सोच, ये वाली कॉमन, ये वाला मिसकंसेप्शन कि सिर्फ बेंजीन एरोमेटिक होता है, गलत बात है। हाँ, बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड हम पढ़ते ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, बेंजीन कंटेनिंग और नॉन बेंजीन कंटेनिंग। एरोमेटिक कंपाउंड नॉन बेंजीन कंटेनिंग भी हो सकते हैं, यहाँ से हमको ये समझ में आता है। और ये सब भी स्टेबल हैं, क्योंकि एरोमेटिक का मतलब ही स्टेबल होना होता है। आइए आगे बढ़ें। इसको देख लो। ये साइक्लिक है। हाँ, 5 मेंबर्ड है तो प्लेनर होगा, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, चेक कर लेते हैं। पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, हाँ सर चक्री चल गई, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, सर इसमें ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हकल्स रूल के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? नहीं। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, अब एक और चीज़ सुन लो बेटा। अब तुम सोचो, तुम्हारा फिजिक्स में कट ऑफ क्लियर हो गया, तुम्हारा केमिस्ट्री में कट ऑफ क्लियर हो गया, एकदम कट ऑफ क्लियर से ज़्यादा नंबर आ गए, और एकदम मैथ्स में जाके तुम 1 नंबर से रुक गए। ठीक है, एक 12th के साथ ये हुआ, ड्रॉप में भी ये हो गया। तो एक्चुअली ये मैं कॉमन सेंस दे रहा हूँ सिर्फ रटाने के लिए, क्योंकि ऐसा कंपाउंड जो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और तीसरे कंडीशन में केवल वो 2 इलेक्ट्रॉन से, मतलब उसके पास 4n+2 नहीं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को स्टैटिस्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, वो स्टेबल छोड़ो, वो भयंकर रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का अर्थ क्या हो गया कि एरोमेटिक अगर स्टेबिलिटी का प्रमाण है, तो एंटी एरोमेटिक खतरनाक रिएक्टिविटी, खतरनाक अनस्टेबिलिटी का प्रमाण है। अच्छा, तो सर ये पता कैसे बेटा? ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, ये डेफिनेशंस बना दी गई हैं कुछ कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी का और खतरनाक अनस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ऐसे
कंपाउंड जिनमें पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई और इंस्टेड ऑफ 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर उनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एकदम चिढ़ जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक, दैट इज हाईली अनरिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एंटी एरोमेटिक भी जान गए, अब रोमन नंबर 3 एग्जाम्पल देख लो। इसको देखो, क्या ये साइक्लिक है? हाँ सर, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। क्या ये कंप्लीट कंजुगेशन है? आइए चेक कर लेते हैं। पाई सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, ये तो कंप्लीट कंजुगेशन हो गया। हाँ, ये आप लोग को जरूर लगेगा कि सर माइनस सिग्मा प्लस तो कभी कंजुगेशन सुना ही नहीं। अरे तुम ऐसे सोच लो, कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन फुदकना चाहिए। एक कार्बन है, उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा बॉन्डेड एक कार्बन है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब खाली ऑर्बिटल होगा। आप मुझे बताओ, क्या ये लोन पेयर यहाँ पे फुदक के आ सकता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? हाँ सर बन सकता है। ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा सर, और अब प्लस इसमें आ जाएगा। अरे प्लस भी क्यों आएगा इसमें? इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना, प्लस भी नहीं आएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या ये वापस इधर लौट सकता है? हाँ सर। तो बेटा ये भी फुदक पा रहे हैं ना, डीलोकलाइज कर पा रहे हैं ना, और नॉन सिग्मा जब डीलोकलाइज कर पाता है इसे कॉन्जुगेट सिस्टम ही कहते हैं। हालांकि माइनस सिग्मा बॉन्ड प्लस हम लिखते नहीं है एज कॉन्जुगेट सिस्टम, पर कॉमन सेंस से समझो कि इलेक्ट्रॉन रिच सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ये फुदक सकता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करने की जगह, यही तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। Yes, sir. ये भी एक कॉन्जुगेट सिस्टम का प्रमाण है। ठीक है, तो मतलब क्या ये साइक्लिक है? हाँ सर है। क्या ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है? हाँ सर है। आइए पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लें, देख लो बेटा, 1 2 3 4, और यहाँ माइनस है मतलब एक लोन पेयर होगा तो 5 6, प्लस मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई लोन पेयर पाई क्लाउड नहीं आया, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो क्या ये भी एरोमेटिक है? हाँ सर एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, तो बच्चों ये हो गई एरोमेटिक की डेफिनेशन और उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में पॉइंट क्रमांक 2 पढ़ रहे हैं अपन, और वो दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड है एक और, लेकिन ये बहुत फेमस है, इसे कहते हैं बेंजीन। बेंजीन क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बता रहा हूँ कि बेंजीन ऊपर नीचे पाई क्लाउड से घिरा रहता है, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है। तो बेंजीन की तरफ केवल कौन अटैक कर पाएगा? कोई प्लस, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। कोई माइनस बेंजीन की तरफ अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? या बहुत कम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस मेरे ज़माने में तो रिपेल करता था, शायद आज भी करता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल यानी कि NU माइनस, वेरी गुड। तो NU माइनस बेंजीन रिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होगा, हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल, मतलब सर ये भी अल्कीन की तरह ही काम करेगा। हाँ, पर एक काम नहीं करेगा। क्या? अल्कीन अपना पाई तोड़ के सिग्मा बना लेता था, ये पाई नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका पाई स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन में, डीलोकलाइजेशन मतलब देसी मतलब ऐसा समझ लो बेटा, जैसे चाइना एक इतनी स्टेबल इकोनॉमी इसलिए इतने सालों से बनी हुई आज सबको आगे पीछे छोड़ रही है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लें उनका खुद का कंजम्पशन इतना स्ट्रांग है कि वो आपस में ही लगे रहते हैं। मतलब इंटरनली ही वो इतने संतुष्ट हैं, वो इकोनॉमी इंटरनली इतना डीलोकलाइज्ड है कि उसको दुनिया भर का मुंह नजर देखने की जरूरत ही नहीं। हेलो, तो ऐसा ही कुछ Yes, sir. स्टेबलाइज्ड वर्जन होता है रेजोनेंस के कारण। तो रेजोनेंस यानी कि एरोमेटिक का अर्थ है स्टेबलाइजेशन। आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्टामा का आता है बच्चों हमारा प्रिपरेशन। जैसे हमने सारे कंपाउंड्स पे देखा है, वैसे अब हम एरोमेटिक में अब हम प्रिसाइज हो रहे हैं। अब हम एरोमेटिक केवल बेंजीन की ही बात करेंगे। तो हम प्रिपरेशन पढ़ना चाह रहे हैं बेंजीन के। बेंजीन को बनाने का पहला तरीका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन मतलब इथाइन। इथाइन के 3 मोल्स लो, रेड हॉट Fe ट्यूब, 600 डिग्री सेल्सियस बेंजीन बन जाएगा। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये फिर से रिविजन हो गया उस चीज़ का। आगे दूसरा पॉइंट, ये भी शायद कॉमन सेंस से आपको पता है क्योंकि आपने अल्केन में देखा है, बस यहाँ पे एसिड का वर्जन चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं एसिड ले रहा हूँ लेकिन बेंजीन कंटेनिंग एसिड, बेंजीन में COOH भले जनरल नाम है पर IUPAC एक्सेप्ट करती है, इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का अगर तुम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दो या सॉल्ट के साथ NaOH के साथ भी रिएक्शन करा दो, क्योंकि जो बनता है यानी जो कि ये जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड एक ऐसा भले ऑर्गेनिक एसिड है पर ये आपको याद होना चाहिए, ये क्योंकि याद करने की ही बात है, ये वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वैसे इन जनरल सारे ऑर्गेनिक एसिड पानी से वीक होते हैं। हेलो,
लेकिन ये वैसे आपको नाम से भी समझ में आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भले ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो भले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाम ही में एसिड है, मतलब ये एक्चुअली नाम ही इसलिए मिला है क्योंकि ये भी पानी से स्ट्रांग होता है। हेलो, अच्छा, तो क्योंकि बेंजोइक एसिड पानी से स्ट्रांग होता है तो बेस के साथ भी न्यूट्रलाइजेशन कर सकता है। अच्छा, तो मेटल हो या बेस हो, न्यूट्रलाइजेशन करके बना लेगा सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? सोडियम बेंजोएट। अच्छा, हमें पता है सोडा लाइम। अच्छा, पहले ये आपको पूरी बात बता रहा हूँ कि अगर मेटल यूज़ करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और NaOH यूज़ करोगे तो वाटर रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट दोनों के साथ बनाता है। अब सर सॉल्ट का क्या करें? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे करते थे? याद करो, देख लो, देखो फिर से लिखा हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते थे NaOH से इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और हीट कर देते थे, तो CO2 रिलीज हो जाता था इन फॉर्म ऑफ Na2CO3 और ये जो H बचता था वो यहाँ लग जाता, तो बन गया, ये भी बेंजीन बनाने का तरीका हो गया। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका सर, तुम रिडक्शन भी कर सकते हो। किसका? फिनॉल का। कैसे? याद होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल स्टैटिस्टिकल बातें हैं। जिंक के साथ है, हालांकि कॉमन सेंस भी है। जिंक डस्ट मतलब जिंक का धूड़ा लेके अगर हीट कर दो तो बेटा जिंक एक मेटल है। मेटल क्या चाहेगा? हर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ उसके पास हो, तो मेटल जिंक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को अपने पास खींच के जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन की जगह लग के ये बन जाएगा बेंजीन। बच्चे भी ये गलती करते हैं, आप मत कीजिएगा बच्चों। बेंजीन का एक गोला सुंदरता के लिए नहीं है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। तो भाई कई बार बच्चे बोर्ड में भी करते हैं, ये लोग बनाते हैं गोला भूल जाते हैं। अगर आप सिर्फ ये बना रहे हो, साइक्लोहेक्सेन है, गोला बनाना अति अनिवार्य है। शायद इस बच्चे ने ऊपर भी नहीं बनाया, नीचे का गोला भूला, बस याद रखिएगा, बन गया बेंजीन। तो बच्चों बेंजीन के बनाने कितने तरीके जान लिए अपन ने? 3। बस इतने ही आपको NCERT से पता हो तो बहुत है। आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर इसको स्टामा क्यों नहीं किया? अरे यार छोटी सी हैं तो नोट बना के लिख दिया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात, कहता है इन जनरल जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, बड़े प्लेजेंट ओडर होती है, मतलब सुगंधित होते हैं। एक्चुअली ये नाम भी वहीं से डिराइव्ड, एरोमेटिक, अरोमा अगर आपने सुना हो, लैटिन में अरोमा का अर्थ होता है सुगंधित चीज़ें। तो इन जनरल एरोमेटिक कंपाउंड बड़े भयंकर सुगंधित होते हैं, खुशबू आती है। नेक्स्ट, रोमन नंबर 2, मतलब दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ मैं कि कंपाउंड्स लाइक नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन ऑल्सो हैव कैरेक्टरिस्टिक ओडर। मतलब सिर्फ बेंजीन की बात नहीं कर रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की बात होती है। लेकिन जब बेंजीन एक के साथ एक फ्यूज़ होने लगता है, सर ये तो हमें पता ही नहीं नैप्थलीन क्या होता है। बेटा एक बेंजीन रिंग जब दूसरी बेंजीन के साथ फ्यूज़ हो जाती है, फोटो कुछ ये है, ये नैप्थलीन बच्चों। अच्छा, ऐसे ही 3 रिंग एक साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, ये भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं हम एंथ्रासीन। तो ये नाम बस पता होने चाहिए, जनरल बातें हैं पता होनी। हालांकि नैप्थलीन शायद आपने सुना देखा भी होगा, आपके घरों में भी कपड़ों में जो सफ़ेद सफ़ेद बॉल रहती है, या बाथरूम में जो सिंक में यूरिनल में भी बॉल्स रखी रहती हैं। हाँ, तो ये भी एक ऐसा अच्छा, ये आपको पता ही है इसकी, हाँ ये सुगंधित नहीं पर मान लो ख़राब भी नहीं, आदमी इसको रखता है ये बैड स्मेल ख़त्म करने के लिए, है ना, ये सबलाइम कर जाता है सीधा सीधा। तो इनका भी कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है, आपको बातें पता होनी चाहिए। और तीसरी बात, दे हैव अ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम क्यों? सर अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है मतलब इनमें कार्बन की कंटेंट ज़्यादा है, तो जब जलाओगे तो अनबर्न कार्बन बचने की संभावना होगी, अनबर्न कार्बन बचेगा तो फ्लेम सूटी आएगी। हेलो, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा। सबसे ज़रूरी, सबसे बेहतरीन और सुंदर बात, पहला केमिकल प्रॉपर्टी कैपिटल ए, इलेक्ट्रोफिलिक। सर इलेक्ट्रोफिलिक तो अल्कीन भी दिखाते थे, क्यों? क्योंकि मैंने बोला ही, अल्कीन भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा रहता है, बेंजीन भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा रहता है ऊपर नीचे। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा रहेगा तो माइनस रिच है, तो माइनस के पास कौन जाएगा? कोई प्लस। प्लस मतलब माइनस लविंग, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये स्टेबल है। नॉर्मल अल्कीन का पाई अल्काइन का पाई ऐड कर लेता था, क्योंकि उनका पाई सिग्मा बनना चाहता है, इसका पाई सिग्मा नहीं बनता। तो इलेक्ट्रोफाइल आ जरूर जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन वो आके क्या करता है? एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। हेलो, अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं SE। कई लोग कहेंगे सर ES बोलना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ES। बेटा अब केमिस्ट्री का जनरल ट्रेंड है, इसको हम SE ही शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, E बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, है ना, तो SE ही इन जनरल कहते हैं। अभी ऐसी रिएक्शंस क्या हैं, आइए इसमें देखें। पहली बात लिख रहे हैं इसमें फर्स्ट, तो कहता है एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शोन बाय बेंजीन।
बेटा यहाँ पे एक टेबल बनी है, उस टेबल में कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको रिएजेंट्स के साथ बताए गए हैं। पहला है नाइट्रेशन, दूसरा है क्लोरिनेशन, तीसरा है ब्रोमिनेशन, चौथा है सल्फोनेशन और आखिरी है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। हालांकि एक और होना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अच्छा है तो अच्छा मास्टर, तो ये ऐसे बस इतना बताओगे, हमको तो समझ में नहीं आया। अरे रुक जाओ, पूरा मैकेनिज्म बताना है, इसलिए मैं केवल नाम बता के आगे बढ़ गया हूँ, मैं फिर लौटूंगा पीछे। सबसे पहले बच्चों, सबसे ज़रूरी भी भले बोर्ड हो आपको ये पता होना चाहिए, वरना 12वीं में दिक्कत आएगी आपको। क्या है मैकेनिज्म? मैकेनिज्म कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो बेटा, सबसे पहले बेटा बेंजीन रिंग माना इलेक्ट्रॉन रिच तो है, ठीक है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच में कोई एक्चुअल माइनस है? नहीं सर। बेंजीन रिंग ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन से घिरा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन पूरा पूरा माइनस नहीं है। अच्छा, पूरा पूरा माइनस नहीं है मतलब Q1 है तो पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमको Q2 ज़्यादा जब रखूंगा, यानी कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, तब ना प्लस माइनस का अट्रैक्शन बहुत तेजी से होगा, क्योंकि कोलम्बिक फोर्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। हेलो, अभी हाँ बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, तो बच्चों बेंजीन भले इलेक्ट्रॉन रिच है पर पूरा पूरा माइनस तो नहीं है, तो हमको ना अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए जो हम इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो पॉजिटिव स्पीशी बनाते हैं वो एक्चुअली हमको क्रिएट करनी पड़ती है। इसलिए सबसे पहला मैकेनिज्म का स्टेप होता है हमारा, मैकेनिज्म में हम सबसे पहले लिख रहे हैं फर्स्ट, ये लिखो स्मॉल ए लिखा हुआ है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कौन करेगा? रिएजेंट्स। अब सबसे पहला अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही है नाइट्रेशन। सबसे पहला अपन ने किया था वही, यहाँ फर्स्ट उसी के लिए डाला हुआ है कि नाइट्रेशन से कैसे जनरेट होता है। आइए देखें, नाइट्रेशन का मैं आपको वहाँ दिखा भी दूंगा, मैं फिलहाल मुंह से बता दे रहा हूँ। नाइट्रेशन के जो रिएजेंट्स होते हैं वो होते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड HNO3। अच्छा, होता ये है बच्चों कि सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 में, भले HNO3 भी एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक एसिड है, पर सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, वो किंग ऑफ एसिड कहलाता है। पता है क्यों? क्योंकि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अच्छा, तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड से पर्याप्त स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, तो पर्याप्त स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ तो ये देगा तुम्हारा, यानी कि HNO3 का मन हो या ना हो, तुम्हारे से शक्तिशाली आदमी है तो तुम भले बहुत बड़े तुर्रम खाओ लेकिन हमसे तो हारोगे। तो ये हो गया H2SO4, वो देगा H+, वही दिखाया जा रहा है। अगर H2SO4 H+ देगा तो क्या बना लेगा? HSO4-। और ज़बरदस्ती HNO2 HNO3 को, इसका O एक अलग है इसलिए HNO3 आपको ये OH अलग है और NO2 अलग है, आपको बॉन्ड के हिसाब से दिखा रहा है कि ये O बॉन्ड H किसको देना पड़ेगा? HNO3 को। मतलब न चाह के भी, क्योंकि H2SO4 मौजूद है तो HNO3 को एक बेस की तरह बिहेव करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन, पानी निकल गया। स्पीशीज क्या क्या बनी देखो सर, H2SO4 ने H+ दिया तो बना लेगा HSO4-, देखो नीचे बना हुआ है, और HNO3 ने OH- दिया देखो तो बना लेगा NO2+। हेलो, अब यहां पे सर हमको दिख तो नहीं रहा, आइए पहले आपको मैं ये चीज़ दिखा दूं वाइट बोर्ड में, तो आपको फिर यहां से समझ भी आने लगेगी। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, आइए साफ साफ दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों H2SO4 की फोटो शायद आप लोग सब बना पाओगे। कैसे सर? S में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये एक OH और ये दूसरा OH। अब फोटो समझ में आ रही है H2SO4 की? बोलना पड़ेगा। यस सर। HNO3 की फोटो देखिए बच्चों, N डबल बॉन्ड O, ये एक OH और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। HNO3 दिख रहा है आप सबको? अच्छा, हमको इतना पता है कि H2SO4 H+ देगा। सर ये H+ कब दे पाएगा? जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन धर लेगा। सर अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गए तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करेगा? बेटा ज़बरदस्ती देने पड़ रहे हैं ना, किसको? HNO3 को, तो वो उसका OH इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे देगा? वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा बच्चों क्या हो रहा है। आइए आपको फिर से दिखाऊं स्पीशीज़ क्या क्या बन रही हैं। ये वाला हिस्सा बन जाएगा बच्चों, मैं इकट्ठा लिख रहा हूं HSO3-।
दिख रहा है सबको? क्योंकि O पे माइनस आ गया, मैं इकट्ठा लिख दिया हूँ, मैं फोटो आप ऐसे ही बना सकते हो, O पे माइनस बस लिखा दो, मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया, कोई तकलीफ? ये चीज बन जाएगी पानी, और क्योंकि इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये OH ले गया इन फॉर्म ऑफ OH माइनस, और ये इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो H प्लस बन गया, तो H प्लस और OH माइनस मिलकर पानी बन गए, तो ये चीज़ क्या बची बच्चों? NO2, और प्लस किस में आएगा? नाइट्रोजन में। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? मतलब इलेक्ट्रॉन किसको, इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा यहाँ पे? सर प्लस। तो ये बन दिख गया इलेक्ट्रोफाइल, जनरेट हो गया ना इलेक्ट्रोफाइल। हेलो, अब बोलना पड़ेगा हाँ भैया। यस सर। चलो, तो मैं चाहूँगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का वो जो स्टेप है वो आप यहाँ से लिखो उस नोट से, फिर उस बाद देख लेना, पर लिखना आप यहाँ से, मतलब रिकॉर्डिंग से देख के। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, अब नाइट्रेशन हो गया। नाइट्रेशन के केस में हम समझ गए NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल का नाम भी लिखा हुआ है, इसका नाम होता है बेटा नाइट्रोनियम आयन। NO2 प्लस क्या कहलाता है? नाइट्रोनियम आयन। नेक्स्ट, दूसरा बच्चों आगे हम देखेंगे तो हम ना क्लोरिनेशन भी करते हैं। क्लोरिनेशन का जो रिएजेंट होता है वो होता है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एक्चुअली बच्चों AlCl3 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। लुईस एसिड क्या होता है बेटा? जो ज़बरदस्ती लोगों से इलेक्ट्रॉन खींचता है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या करेगा? ये भले ClCl में कोई पोलैरिटी नहीं है, लेकिन ये AlCl3 की मौजूदगी के कारण एक Cl इन फॉर्म ऑफ Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा AlCl4 माइनस। अच्छा सर, एक Cl को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला? बेटा उसने दूसरे Cl का ज़बरदस्ती खींचा तो बन गया Cl प्लस, तो ये बन गया क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन, क्लोरीन का जो पॉजिटिव आयन है वो कहलाता है क्लोरोनियम आयन, तो ये बन गया क्लोरोनियम आयन। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब E प्लस, ये बन गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये मारेगा बेंजीन रिंग को। आगे देखते हैं, और बच्चों एक पढ़ेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। उसका रिएजेंट होता है कोई भी अल्काइल क्लोराइड, यहाँ पे अल्काइल की जगह CH3 लिया हुआ है, हो कोई भी RCl सकता था। फिर से आप अनहाइड्रस AlCl3 यूज़ कर लो। क्यों? क्योंकि फिर Cl बहुत तेजी के साथ Cl माइनस बन के जाएगा और अब किसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा? जिसके साथ जुड़ा है, यानी कि CH3 प्लस के। तो यहाँ पे कोई भी जो अल्काइल ग्रुप लगा होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। फिर होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसका रिएजेंट होता है एसिड क्लोराइड, और AlCl3 अनहाइड्रस यहाँ भी यूज़ करते हैं। ये फिर ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्लोरीन को ज़बरदस्ती कहता है Cl माइनस बन गया, और अब प्लस किस में आ जाएगा? कार्बोनाइल कार्बन में, ये जो CH3COO वाला कार्बन था। यहाँ पे आप कोई भी R यूज़ कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एसिड क्लोराइड। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के रिएजेंट्स हैं। यहाँ पे अल्टीमेटली बच्चों मैं आपको सिर्फ इस स्टेप में दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल्स यानी कि पॉजिटिव स्पीशी कैसी और कौन बनती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कोई रोक रहा है? नहीं। अब बच्चों अलग अलग रिएजेंट यूज करके हमने अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल बना लिए। अब इलेक्ट्रोफाइल करेगा क्या? उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं E प्लस से। देखो B मतलब सेकेंड स्टेप। अब ये ना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन करता है, मतलब एक्चुअली बच्चों इलेक्ट्रोफाइल अब रिंग को जाके मारेगा। अच्छा, रिंग को जाके मारेगा क्यों? क्योंकि उसको रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेस्ट है। मैं कहता हूं कोई भी पाई में करे, बात एक ही है, तो मैंने इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को कहा कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दो। अब खुद बताओ, इसका आपने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से पढ़ा हुआ है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इस E प्लस को दिया जाएगा, मान लो ये E इस कार्बन से जुड़ गया, तो इस कार्बन से जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन किसने दिए? दूसरे वाले ने, तो प्लस उसमें आ गया। सर यहाँ पे H अलग से क्यों दिखाए हो? क्योंकि बेटा एक्चुअली ये बेंजीन है तो हर कार्बन में हाइड्रोजन तो होगा ही ना, इसलिए जिसमें अटैक हुआ वहाँ का हाइड्रोजन मैं जान के दिखा रहा हूँ। ये इसका भी हाइड्रोजन है, ये इसका भी हाइड्रोजन है, लेकिन प्लस किस में आ गया? इस वाले कार्बन में। अब जिस पे जाके वो अटैच हुआ उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। और ये जो एक कॉम्प्लेक्स बन गया इसको मैं कह रहा हूं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या कह रहा हूं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या मैं क्या कह रहा हूं? एरिनियम कॉम्प्लेक्स, ARENIUM। ये जनरल नाम है, आपको पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो भूल भी सकते हो। ये एक इंटरमीडिएट है एरिनियम कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब ये एरिनियम कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ी सी इंग्लिश लिखी हुई आई है, उसे देखें।
ये कह रहा है पॉइंट, इसी में लिखना है हमको, ये जो एरिनियम कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो ऊपर इंटरमीडिएट बना ना, ये भी कोई गरीब सा इंटरमीडिएट नहीं है। ये कह रहा है ये भी बहुत स्टेबल है। क्यों? इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कैसे सर, दिखाओ। देखो बेटा, मान लेते हैं ई उस कार्बन पे जुड़ा और ये नीचे वाले पे प्लस आ गया, लेकिन ये भी कोई गरीब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दिखाओ सर कैसे। देखो बेटा, पाई सिग्मा प्लस, मतलब जैसे इस पे प्लस आएगा, ये पाई क्लाउड रेजोनेंस कहेगा भाई तू मेरा इलेक्ट्रॉन लेना, और ये प्लस ये झेल लेगा। जैसे इस पे प्लस आएगा, ये ऊपर वाला पाई कहेगा भाई तू मेरे ले। क्यों? क्योंकि पाई सिग्मा प्लस, ये लेधर आएगा, प्लस यहाँ झेल लेगा। मतलब कहने का ये है बच्चों, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के कि भले पॉजिटिविस्ट कार्बन में आया था, लेकिन एक्चुअली ये पूरा का पूरा रिंग एक्सेप्ट दिस कार्बन। तो ये जो आप अगर फोटो देखोगे ना, ये फोटो इस फोटो में अच्छे से नहीं दिख रही है, ये वाला, ये जो 3 डंडी बन के एवरेज स्ट्रक्चर बना है ना, ये एवरेज स्ट्रक्चर आप यहाँ से नहीं बनाना, ये एवरेज स्ट्रक्चर आपके लिए मैं बना रहा हूँ। देखो, ये जो एवरेज स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भले ये इंटरमीडिएट क्षण भर के लिए बना है, लेकिन क्षण भर के लिए भी बहुत गरीब नहीं है ये। क्यों? क्योंकि मान लो ई इस कार्बन पे आया जिस पे H है, और प्लस ये बाजू वाले पे आया था इस पे, लेकिन एक्चुअली इसकी पॉजिटिविटी जो है ये यहां तक झेली जा रही है। बस जो बेंजीन रिंग में हम गोला बनाते हैं वो पूरा यहां तक बनता है, बस ये कार्बन नहीं झेल रहा है, बाकी ये पूरा का पूरा मेंबर्स इस पे जो पॉजिटिविटी आई है उसको झेलने के लिए तैयार है। इसलिए ये प्लस में अभी भी यहां लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये प्लस केवल इसको नहीं झेलना, रेजोनेंस की मदद से इसको छोड़े ये सब झेल रहे हैं। क्यों ये मैं बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर आपने ये कहा कि अल्कीन का पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है, लेकिन जिसमें एरोमेटिक बिहेवियर होता है उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्टेबल होते हैं। अगर स्टेबल होते हैं सर तो रिएक्शन काहे करा रहे हो? बेटा मैं कह रहा हूं रिएक्शन अल्कीन के केस में तो हुई तो फिर प्रोडक्ट जीवन भर बना रहता है। बेंजीन के केस में ये पाई ने रिएक्ट जरूर किया, लेकिन ये इंटरमीडिएट है और अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुआ। लेकिन और मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये इंटरमीडिएट भी इसलिए बना, मैं कहता हूं भले फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकेंड्स के लिए, लेकिन नैनो सेकेंड्स के लिए भी इसलिए बना क्योंकि ये भी बहुत गरीब नहीं है। ये एरिनियम कैटायन भी पर्याप्त रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हाँ, पूरा पूरा एरोमेटिक नहीं है, तो हाँ भी एंड प्रोडक्ट भी नहीं है ना। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए भी हो इसलिए रहा है क्योंकि ये भी बहुत गरीब नहीं है, ये स्टेबल है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आगे स्टेप 3 में जा रहा हूं मैं। यहां तक कोई रोक रहा है मुझे? को कोई तकलीफ नहीं? चलो बेटा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पहला स्टेप क्या था? इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। हर अलग अलग रिएजेंट्स के केस में हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है और कैसे बनता है। दूसरे स्टेप में हमने ये देखा कि जो कार्बोकेटायन है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो कार्बोकेटायन भले फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए बनता है, पर भी वो बहुत स्टेबल है। और ये क्यों समझाया हम पर ने? ये इसलिए समझा अपन ने क्योंकि बेंजीन आपने इतना कहानी कह रहे हो सर एरोमेटिक मतलब स्टेबल स्टेबल स्टेबल, तो उसका स्टेबल अगर पाई था तो पाई ने क्यों अटैक किया? वो अनरिएक्टिव है, तो इसलिए अटैक किया क्योंकि भले फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए भी जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बहुत गरीब नहीं है, वो पर्याप्त स्टेबल इंटरमीडिएट है। हालांकि वो भी रुक नहीं रहा है, रिएक्शन अब आगे जा रही है। आखिरी स्टेप में आते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 है बच्चों रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मतलब अगर आप देखो तो लिखा हुआ है इंग्लिश में पहले कि टू रिस्टोर द एरोमेटिक कैरेक्टर। भले वो एरिनियम कैटायन भी स्टेबल था, पर भगवान टाइप स्टेबल तो नहीं था। कौन? एरोमेटिक स्टेबिलिटी। वो रीगेन करेगा, वो उसको कह रहा है टू रीगेन द एरोमेटिक कैरेक्टर अ कॉम्प्लेक्स रिलीजेज अ प्रोटॉन फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑन अटैक बाय बेस। अब देखो बेटा, इसको ऐसे समझो बच्चों, अगर आपने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला स्टेप देखा है तो जब भी कोई प्लस बना था पैरेलली साथ ही साथ कोई माइनस भी बना हुआ था। जैसे जैसे जब हमने नाइट्रेशन देखा था तो वहां पे कौन था? HSO4 माइनस था ना। हेलो, अच्छा, जब हमने लुइस एसिड देखा था AlCl3, उसके केस में AlCl4 माइनस वॉज ऑलवेज प्रेजेंट। हेलो हेलो, तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है सर, जब जब कोई इलेक्ट्रोफाइल बनेगा यानी कि जब जब कोई प्लस बनेगा, वो प्लस बनने के साथ साथ वो प्लस बना होगा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन किसी ने तो लिया ही होगा, तो माइनस तो मौजूद होगा ही। वो जो माइनस है ना, उस माइनस का काम वहां खत्म नहीं हुआ स्टेप 1 में।
स्टेप 3 में वो माइनस जो है वो आएगा और इलेक्ट्रॉन देगा। किसको इलेक्ट्रॉन देगा? देखिए बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे जुड़ा है, जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है, वो बेस आके, बच्चों म्यूट करिए जो भी जिसका है, वो बेस आके इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन के हाइड्रोजन को देगा। क्यों? क्योंकि उसी कार्बन के हाइड्रोजन को ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाह ही रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर ये बेस ने उसी कार्बन पे, उस कार्बन जिस पे इलेक्ट्रोफाइल लगा है, उसी को अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे बाजू वाले कार्बन को जिसमें प्लस था। उससे क्या होगा? इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये आपस में फिर से पाई बना लेंगे। देखो बना लिया। अगर वो बेस AlCl4 माइनस था तो उसमें एक्चुअली Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन थे, तो Cl माइनस इस H के साथ बना लेगा HCl, और AlCl3 कैटलिस्ट था तो देखो वापस अनयूज्ड आ गया स्टेप 3 में। वैसे ही HSO4 माइनस, यहां पे H2SO4 मत लिखना, HSO4 माइनस, क्योंकि H प्लस दिया था ना इसने। HSO4 माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा किसको? उसके ही कार्बन के हाइड्रोजन को। वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा बच्चों? वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बाजू वाले कार्बन के पास। उससे क्या होगा? वो पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या निकल गया सर? HSO4 माइनस H लेगा जाएगा तो ये बन जाएगा H2SO4, मतलब H2SO4 भी कैटलिस्ट था, रीगेन। तो अच्छा, अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली हुआ ये, आप एंड प्रोडक्ट देखो और एंड प्रोडक्ट देख के एज्यूम करो। अल्टीमेटली हुआ क्या सर? अल्टीमेटली हुआ ये कि जो E था, यानी कि जो प्लस था, वो आया और उसने हाइड्रोजन को हटाया उसी कार्बन के। तो ये सब्स्टिट्यूशन ना हुआ, लेकिन किसने किया? प्लस ने। हेंस द नेम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़। कितने बजे तक पढ़ाएंगे? बेटा आप अभी जा सकते हो, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट सर पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा, तो बोला ही हूं, एरोमेटिक खत्म करूंगा और बाय बाय करूंगा। देखो अब आइए रिएजेंट्स देख लें। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का रिएजेंट कौन था? कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। अब समझो बच्चों, कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएजेंट कैटलिस्ट है। क्यों? शुरू में H प्लस दिया, बाद में मिल गया, तो रिएक्ट कौन कर रहा है? केवल HNO3। क्या बना रहा था? NO2 प्लस। NO2 प्लस उस किसी भी एक कार्बन पे जाके, यहां पे जान के यहां पे इसका हाइड्रोजन दिखाया है कि हम मान रहे चलो इसी पे अटैक करवाना है, तो देखो इसका H और HNO3 का अल्टीमेटली OH माइनस, वो मिलके पानी, और ये बन गया NO2। क्या कहलाता है? नाइट्रोबेंजीन। क्लोरीनेशन में Cl2 था, अनहाइड्रस AlC3 में Cl प्लस बनेगा, यहां जुड़ गया Cl और उसका H, और ये दूसरा Cl माइनस, मिल गया HCl। ब्रोमिनेशन भी सेम हो सकता है, जैसे Cl2 टूटा था वैसे Br2 टूटेगा, बस कैटलिस्ट ये आपको याद होना चाहिए। इसके केस में लुइस एसिड AlCl3 होता है, इसके केस में FeBr3 होता है। ये दोनों अनहाइड्रस हैं, पानी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी होगा तो पानी का लोन पेयर इस लुइस एसिड को इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए पानी नहीं होना चाहिए, तो अनहाइड्रस। नेक्स्ट है बच्चों, एक भले ये रीजेंट हमने देखा नहीं पर आप इसको कॉमन सेंस से समझ सकते हो। एक चीज होती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में होता यह है बच्चों कि इसमें रिएजेंट होता है ओलियम। ओलियम क्या होता है सर? बेटा ओलियम होता है मिक्सचर ऑफ H2SO4 और SO3, जिसको साथ में हम लिखते हैं H2S2O7। फॉर्मूला दोनों का जोड़ दो। कई लोग उसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। एक्चुअली बेटा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ना खुद सेल्फ टूट जाता है। कैसे? हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन देगा तो देखो बनेगा क्या। अगर मान लो इसने OH माइनस आयन दिया तो ये एक OH निकल गया इन फॉर्म ऑफ OH माइनस, तो देखो बच कौन गया बच्चों? बच कौन गया? देखो HSO3 प्लस, देखो है ना, ये H, ये S, ये O3 और प्लस, भले सल्फर पे हमें पता है पर देखो HSO3 प्लस। तो ये सल्फर जाके अटैक करेगा, सल्फर जाके बेंजीन में रिंग में अटैक करेगा और जुड़ेगा, तो बेंजीन रिंग कैसे दिखेगी? देख लीजिए, ये देखो सल्फर जाके अटैक किया और जुड़ गया। बच्चों HSO3 जब S से जुड़ता है कार्बन से तो इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हो गया चौथा एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अच्छा यही चीज देखो नीचे बच्चे ने दिखाई भी हुई है कि H2SO4 का OH माइनस आयन गया
तो SHSO3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना। फिर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसको मैंने CH3 से दिखाया था, किसी R से देखो, ये RCl लिखा हुआ है, अल्काइल क्लोराइड। अनहाइड्रस AlCl3 में Cl माइनस निकलेगा, R पे प्लस आएगा, देखो R जुड़ गया। ये क्या प्रोडक्ट बना बच्चों? अल्काइल बेंजीन। साथ में इसका Cl और बेंजीन का H मिलके बना दिया HCl। छठवां फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, सेम है, बस यहाँ पे मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एसिड क्लोराइड अनहाइड्रस AlCl3 की मौजूदगी में RCOCl, Cl निकला इन फॉर्म ऑफ Cl माइनस उस H के साथ, तो ये हो गया HCl, और ये कार्बोनाइल कार्बन जुड़ गया बेंजीन रिंग से, तो COO और ये R। अच्छा, ये एसिड, इसको असाइलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा एसिड के ग्रुप को जनरली हम कहते हैं असाइल ग्रुप, तो एक्चुअली COO एसिड का ही ग्रुप जुड़ा ना, इसलिए इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और पिछले वाले को क्या कहते हैं? अल्काइलेशन। दोनों फ्रीडल क्राफ्ट में कैटलिस्ट कौन है? अनहाइड्रस AlCl3। यहां से बच्चों समाप्त होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसी रिएक्शन। हेलो हेलो, यस सर। एक नोट डाला हुआ है बेटा ऐसी रिएक्शन के बाद। वो नोट कहता है कि बेंजीन का अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, मतलब सर अगर हमने Cl2 और अनहाइड्रस AlCl3 लिमिटेड रखा, लिमिटेड मतलब जितना बेंजीन है उतना ही हमने क्लोरीन रखा, तो हमको पता है 1 क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन अगर आप क्लोरीन एक्सेस में रखोगे तो बेटा ये बार बार होगा। बार बार मतलब बेंजीन में कितने कार्बन है? 6, हर कार्बन में हो जाएगा। अच्छा, हर कार्बन में अगर हो गया तो हर कार्बन का हाइड्रोजन हटा और Cl आ गया। बच्चों पाई नहीं टूटा, पाई अभी भी है। एक्चुअली बस जो 6 हाइड्रोजन थे, अगर इसका फॉर्मूला था C6H6, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6Cl6, क्योंकि 6 हाइड्रोजन हट गए। देखो फॉर्मूला लिखा भी हुआ है। ये कहलाता है बच्चों हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या कहलाता है? हेक्साक्लोरोबेंजीन। कई लोग हेक्साक्लोरोबेंजीन का जनरल नाम जानते हैं, इसे कहते हैं कई लोग परक्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं? परक्लोरोबेंजीन। और साथ में निकला गया HCl। तो ये हो गया एक्सेसिव रिएक्शन। किस केस में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में। यहां तक कोई तकलीफ बच्चों? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। सर। चलो अब मैं समझ रहा हूं थोड़ा सा। चलो बेटा अभी कुछ पन्ने और बचे हैं, पर चलो ठीक है, आज के